एग्ज़ाम की एक बेहतर तरीके से तैयारी कैसे करें, कैसे हम चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद रखें, कैसे 95% से ज़्यादा नंबर ले करके आएँ, ये कैसे हम कोई एग्ज़ाम क्लियर करें। ठीक है, तो ये टॉपिक उन सभी के लिए है जो लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर जो लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। सब जगह नियम सेम है, बस तुम्हारे पढ़ने का जो मटेरियल है वो अलग अलग हो जाता है। जितने भी नियम मैं बताऊंगा, अगर वो तुम सारे अच्छे से फॉलो करते हो, पढ़ लेते हो, तो 100% श्योर है कि तुम 95% नंबर ले आओगे या फिर जिस कंपटीशन की तैयारी तुम कर रहे हो उसको आराम से निकाल लोगे। चलो शुरू करते हैं। तो कैसे करें 95% नंबर की तैयारी या किसी कंपटीशन को कैसे हम क्लियर करें। ठीक, कितने घंटे हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये बताने वाला हूँ। और पढ़ाई के वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो तो जो सबसे पहला काम है वो है आपका टाइम टेबल। अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया, आप लगातार पढ़े जा रहे हो, कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हो, तो 100% श्योर है कि तुम्हारी कुछ चीज़ें तो तैयार होंगी लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो इस वजह से टाइम टेबल बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब कैसे एक बेहतर टाइम टेबल बनाओगे, टाइम टेबल बनाते वक्त किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़, अपना खुद का टाइम टेबल बनाना है। ऐसा नहीं कि तुम किसी दूसरे के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना रहे हो कि तुम्हारा फ्रेंड 2 घंटे पढ़ रहा है तो तुम भी उस सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ने लगो, तुम्हारा फ्रेंड ऐसे पढ़ रहा है तो तुम भी उसको उसी तरीके से सेम फॉलो करके पढ़ने लगो। ऐसा नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले अपने अनुसार अपना टाइम टेबल बनाना है। किसके अनुसार? अपने खुद के अनुसार अपना टाइम टेबल तुम बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हें यही देखना है कि तुम आखिर फ्री कितने से कितने बजे तक रहते हो, क्योंकि जितना टाइम तुम फ्री रहते हो उतने टाइम तुम पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो क्या, कि कितने से कितने बजे तक तुम फ्री रहते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो सब्जेक्ट तुम्हें कम आती है, जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो हमें जल्दी समझ नहीं आती, जिन पे हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो उन सब्जेक्ट को हमें क्या करना है, ज़्यादा टाइम देना है। और जो सब्जेक्ट हमें आसानी से समझ आ जाती हैं, ठीक है, जिनको कम पढ़ करके भी काम चल सकता है, तो उन्हें हम क्या करेंगे, कम समय देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किसी दूसरे का टाइम टेबल कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है। वही मैंने पहले बोला था कि अगर तुम्हारी क्लास में कोई टॉपर बंदा है जो बहुत तेज़ है पढ़ने में, या कोई कंपटीशन का तुम्हारा दोस्त है जो बहुत तेज़ है पढ़ने में, अगर वो किसी सब्जेक्ट को 1 घंटे पढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं कि तुमको भी उसे 1 घंटे पढ़ना। हो सकता है कि वो 1 घंटे जो पढ़ रहा है वो सब्जेक्ट उसको अच्छे से आती हो, इसलिए वो 1 घंटे पढ़ रहा हो, लेकिन वो सब्जेक्ट अगर तुम्हें नहीं आती है तो तुम्हें उसे तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ना। तो तुम्हें कभी भी किसी दूसरे का टाइम टेबल कॉपी नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, कि हर सब्जेक्ट के बाद तुम 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। मतलब कंटिन्यू तुमने 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद तुम 15 मिनट का ब्रेक जो है वो ले सकते हो। फिर एक अच्छा टाइम टेबल कैसे होना चाहिए, सर आप ही बता दीजिए कि एक अच्छा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। अब बोर्ड परीक्षा में 2 स्ट्रीम होंगी, या फिर मैथ वाले होंगे और या फिर कौन होंगे, बायो वाले होंगे। तो पहले मैं जो बात करूँगा वो मैं बात करूँगा मैथ वालों के लिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं मैथ वालों के लिए। तो तुम्हारे 5 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। अब अगर मैं बात करूं तो अक्सर ये जो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये हिंदी और इंग्लिश के कंपैरिजन में थोड़ा सा तो टफ़ होते ही हैं। तो हमें क्या करना है कि इन 3 सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है और इन दोनों को इनकी तुलना में कम समय देना है। अब कैसे, मैं अगर एक आइडियल टाइम टेबल की बात करूं, तो अगर मैं पढ़ रहा होता तो मैं फ़िज़िक्स को पढ़ता 1.5 घंटे, इसको जो टाइम देना है वो 1.5 घंटे, इसको जो टाइम देना है वो 1.5 घंटे, हिंदी को मैं पढ़ सकता हूँ कितना, 1 घंटे, और इंग्लिश को मैं पढ़ सकता हूँ कितना, 1 घंटे। तो जो टोटल टाइम तुम्हारा हो गया 1.5, 3, 4.5, 5.5 और 6.5। तो कम से कम तुम्हें 6.5 घंटे तो पढ़ना ही है।
क्यों 6.5 घंटे पढ़ना है? क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, तो कम से कम तुम्हें इतना तो पढ़ना ही है। अब मान लो किसी के पास 6 से ज़्यादा घंटे हैं, मान लो कोई 8 घंटे टाइम निकाल सकता है, तो मेरे हिसाब से जो मैं आइडियल टाइम टेबल बनाऊंगा वो फिजिक्स में 2 घंटे दे सकता हूँ, केमिस्ट्री को 2 घंटे, मैथ को 2 घंटे, हिंदी को 1 घंटा और इंग्लिश को 1 घंटा। मतलब कम से कम कितना हो गया हमारा, 2 2 4 2 6 7 और 1 8। तो अगर तुम्हारे पास 6 6.5 घंटे हैं तो तुम ये वाला टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास 8 घंटे हैं तो तुम इस तरीके से टाइम दे सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायो वालों के लिए। तो जब तुम बायो वालों की बात करोगे तो उसमें क्या, मैथ की जगह पे एक एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, बायो आ जाएगा। तो इनको क्या करना है कि फिजिक्स आप कितना 1.5 घंटे पढ़ सकते हो। ठीक है, केमिस्ट्री कितना पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री भी आप कितना 1.5 घंटे ही लगभग पढ़ सकते हो। और अगर मैं बायो की बात करूं तो चूंकि बायो में कुछ लगाना तो है नहीं, जैसे मैथ में आप सवाल लगाते हो ऐसा तो है नहीं, तो बायो में क्या करना है, केवल रटना ही है, समझना है, रटना है। ठीक है, तो बायो को मैं कहूँगा कि 1 घंटे दे लो, हिंदी को 1 घंटे दे लो और इंग्लिश को भी कितना, 1 घंटे दे लो। ठीक है, तो इनके लिए जो आइडियल टाइम हो गया वो लगभग 1.5 3 4 5 और 6 घंटे। तो कम से कम तुम्हें ये 6 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर यहाँ पे भी तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है, तुम 6 घंटे से ज़्यादा का टाइम निकाल सकते हो, तो इसको फिजिक्स को 2 घंटे दे दो, केमिस्ट्री को 2 घंटे, बायो को 1 या 1.5 घंटे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, और हिंदी को 1 घंटे, इंग्लिश को 1 घंटे। मतलब कुल मिला करके 4 और ये 3 7 घंटे। तो मेरे हिसाब से मैथ वालों को कम से कम 6.5 घंटे पढ़ना है, बायो वालों को इस समय से कम 6 घंटे पढ़ना है, और अगर तुम उससे ज़्यादा निकाल सकते हो तो मैथ वाले 8 घंटे पढ़ सकते हैं और बायो वाले 7 घंटे पढ़ सकते हैं। ये कम से कम टाइम है, इससे ज़्यादा तुम कर सकते हो तो वो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, क्विक रिवीजन। ये क्विक रिवीजन का क्या मतलब है? देखो, अगर तुम पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, तो ऐसा होगा तुम एक तरफ नया पढ़ोगे तो दूसरी तरफ तुम्हारा जो पुराना वाला होगा वो सब भूलता जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो पुरानी चीज़ें सब दिमाग से गायब हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या, रिवीजन। अब ये रिवीजन क्या है और कैसे करेंगे देखते हैं। तो जब भी तुम, जैसे आज तुमने 1.5 घंटे फिजिक्स पढ़ ली, तो जब तुम कल 1.5 घंटा फिजिक्स पढ़ने वाले होगे तो उसमें तुम्हें क्या करना है, शुरुआत के जो 10 से 15 मिनट हैं उसमें जो कल तुमने पिछला पढ़ा था उसको रिवीजन कर लो। उसके बाद जो हम आगे पढ़ने वाले हैं नया, वो पढ़ो। मतलब अगर कल मैंने कोई टॉपिक पढ़ा था तो मैं अगर आज पढ़ना शुरू करता हूँ तो पहले मैं 10-15 मिनट जो मैंने कल पढ़ा था उसको अच्छे से देख लूँगा, पन्ने पलट करके रिवीजन कर लूँगा। उसके बाद मैं आज का नया पढ़ना शुरू करूँगा। बात समझ गए होगे? फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बस जितना तुमने पिछले 6 दिन पढ़ा है उसी का क्या कर लो, रिवीजन कर लो। अगर 6 दिन अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, तो तुम्हें खुद अच्छा लगेगा, सेटिस्फाइड होगे, तो संडे को क्या करो, तुम जो तुमने पिछले 6 दिनों में पढ़ा है मंडे से लेकर के सैटरडे तक, उसी का क्या कर लो, रिवीजन कर लो। ठीक है, अब एक अगला पॉइंट आता है कि शॉर्ट नोट्स तुम्हें बनाने बहुत ज़रूरी हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब, जैसे मान लो तुमने कोई टॉपिक पढ़ा तो हर बार तुम्हें उतना ही नहीं पढ़ना होता। क्या करना है कि हमें उससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स हैं उसको कहीं डायरी पे लिख लो, या एक अलग से कॉपी बना लो शॉर्ट नोट्स की, उस पे लिख लो। तो वो जो शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी जो है या डायरी जो है तुम्हारी एग्ज़ाम के टाइम में बहुत काम आएगी। तब तुम्हें एक बार वो शॉर्ट नोट्स खोल करके देखने होंगे और माइंड में चीज़ें अपने आप रिकैप हो जाएंगी, अगर तुमने रिवीजन डेली कर रखा होगा तो। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शॉर्ट नोट्स तुम्हें बनाने हैं और अपने सामने एक चार्ट लगा लेना है जिस पर तुम्हें डेली के जो फॉर्मूले तुम पढ़ रहे हो उनको नोट करना है, या रिएक्शंस को छोटा छोटा लिख करके नोट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ सामने पढ़ रहा हूँ तो मैं अपने सामने क्या करूँगा, एक चार्ट लगा लूँगा, ताकि जब मैं फ्री बैठा हूँ या जब मेरा मान लो जब मैं पढ़ रहा हूँ और जैसे मेरी नज़र ऊपर जाएगी तो वो फार्मूला मुझे सामने दिखेगा। और अगर चीज़ें बार बार माइंड कोई चीज़ अगर बार बार देखता है ना तो वो चीज़ें छप जाती हैं दिमाग में।
ठीक है। तो इसलिए ये जो चार्ट लगाना है बहुत ज़रूरी है। जो भी तुम्हारे छोटे छोटे फार्मूले हैं जो तुम्हें याद नहीं होते हो, या जो रिएक्शंस हैं वो जो तुम्हें याद नहीं होते, उनको छोटा छोटा लिख करके अपने सामने लगा सकते हो। उन पे बार बार नज़र अगर पड़ेगी तुम्हारी, तो वो चीज़ें अच्छे से दिमाग में धीरे 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 रिवीजन करते करते क्या होंगी, छप जाएंगी, याद हो जाएंगी चीज़ें, और लंबे समय तक क्या रहेंगी, याद रहेंगी। ठीक है। ये सब कब हो रहा है, जब तुमने उनको क्या लगा रखा है, सामने लगा रखा है और उनको बार बार देख रहे हो। तो ध्यान देना, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं क्विक रिवीजन के बाद जो आता है कि हम पढ़ तो रहे हैं, अच्छे से हमने पढ़ लिया, लेकिन हम क्या करते हैं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते ही नहीं है। और असल में जो होता है, जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तो तुमने पढ़ सब कुछ रखा होगा, आता तुम्हें सब कुछ होगा, लेकिन तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, इसलिए तुम वहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे या जो सवाल आएंगे उनको कर नहीं पाओगे जल्दी। तो उसके लिए क्या करना होता है, तुम्हें सबसे पहली चीज़ बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और उनको लिखने की कोशिश करना है। मतलब अगर तुमने कोई टॉपिक पढ़ा तो उससे रिलेटेड प्रश्न तुम्हें जहाँ से भी मिल सकते हैं करो, और उनको लिखने की कोशिश करो, उन्हें समझने की कोशिश करो कि इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। कि कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें मिल सकते हैं उनको करो। अब ये क्वेश्चन अगर तुम टॉपिक पढ़ रहे हो तो तुम्हें बुक से मिल जाएंगे, अगर बुक नहीं है तुम्हारे पास तो इंटरनेट पे मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं। ठीक है। तो प्रैक्टिस तुम्हें करना है। और अगर तुम्हारे पास बुक और यूट्यूब भी नहीं है तो एक अनसॉल्व्ड पेपर आता है, प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें पिछले साल के पेपर होते हैं, उसको खरीद लो। उसमें तुम्हें बहुत सारे पूछे गए प्रश्न जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आंकिक प्रश्न लगाने का अभ्यास करो। अब कुछ लोग होते हैं कि टॉपिक तो पढ़ लिया लेकिन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाएंगे नहीं। वो बोलेंगे कि हाँ इसका फार्मूला ये होता है, ये हमने याद कर लिया, ये मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा, एग्ज़ाम के टाइम पे कर लेंगे। तो एग्ज़ाम के टाइम पे अगर तुमने छोड़ दिया तो समझ लो कि तुम उसको कभी नहीं कर पाओगे। तो जब भी कोई फार्मूला पढ़ो तो उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हो तुम, वो सारे के सारे उसी दिन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स करने। न्यूमेरिकल्स करते वक्त एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि तुम्हें कैलकुलेशन जो है वो हमेशा खुद से करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर नहीं मिलता। ध्यान रख लो, एग्ज़ाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। कैलकुलेशन तुम जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग तेज होगा, उतनी फास्ट तुम कैलकुलेशन कर पाओगे। तो कैलकुलेशन हमेशा अपने आप करो, रब पे करो। ठीक है। लेकिन करो ज़रूर, कैलकुलेशन से भागो मत। अगर भागोगे तो वो चीज़ कभी तुम्हें समझ नहीं आएगी, फिर बार बार तुम कैलकुलेटर ढूंढोगे और कैलकुलेटर तुम्हें एग्ज़ाम में मिलने वाला है नहीं। तो इस वजह से जब भी न्यूमेरिकल्स लगाओ तो कैलकुलेशन ज़रूर और ज़रूर करो। ठीक। फिर पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को करो। उसके लिए तुम पिछले साल के पेपर्स देख सकते हो, या फिर अनसॉल्व्ड पेपर ख़रीद लो मार्केट से, वहाँ से एग्ज़ाम पेपर्स मिल जाते हैं, उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम पेपर होते हैं, वहाँ से देख करके आराम से लगा सकते हो। ठीक। अब बात करते हैं कि पढ़ते वक्त हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है कि पढ़ते समय फ़ोन जो है, फ़ोन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है कि तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, किसी का फ़ोन आ गया, उठा लिया, ख़त्म हो गई फिर तुम्हारी पढ़ाई। तो इस वजह पढ़ते समय जो होना है वो फ़ोन को बिल्कुल दूर रख देना है, किसी को दे दो अपने घर में, या फिर उसको अलग रख दो, एयरप्लेन मोड लगा करके रख दो, कहीं पे भी रख दो, लेकिन पढ़ते समय फ़ोन को हमें अपने से बिल्कुल ही दूर रखना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर अब तुम कहोगे कि सर मैं तो फ़ोन से ही पढ़ता हूँ, ऑनलाइन पढ़ता हूँ, तो ऐसा कर सकते हो कि तुम जो यूट्यूब का वीडियो जिससे तुम पढ़ रहे हो उसको क्या करो, पहले डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करोगे तो यूट्यूब में सेव हो जाता है, और उसके बाद एयरप्लेन मोड लगा लो, और एयरप्लेन मोड लगाने के बाद आराम से वो जो डाउनलोड किया है तुमने वीडियो, उसको देख करके पढ़ सकते हो, कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। अब मान लो तुम कहोगे कि सर एयरप्लेन मोड लगाएंगे तो मान लो कोई इंपॉर्टेंट कॉल मम्मी या पापा की आनी हो, घर पे एक ही फ़ोन है, उसी फ़ोन पे कॉल आनी हो, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है मोबाइल में, डू नॉट डिस्टर्ब का। ये डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन क्या होता है कि इसमें तुम जिसको जिसको अलाउ करोगे, जैसे तुमने मम्मी या पापा को अलाउ कर दिया कॉल करने को, तो केवल यही लोग कॉल कर पाएंगे, उसके अलावा कोई और कॉल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर तुम नोटिफिकेशन बंद कर दोगे तो ना व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आएगी, ना किसी चीज़ की नोटिफिकेशन आएगी। तो ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है, डू नॉट डिस्टर्ब, हर मोबाइल में होता है लगभग। इसको तुम समझ सकते हो, सीख सकते हो, इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, वैसे देख करके भी समझ सकते हो। तो डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करके भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। बिस्तर पे लेट करके तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसमें होगा
क्या कि अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, तुम आराम करने की सोचोगे या बिस्तर पे पढ़ते पढ़ते तुम्हें नींद आने लगे, तुम सो जाओगे, फिर पढ़ाई तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। तो बिस्तर पे लेट के बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हमेशा सीधे बैठ के पढ़ो, ठीक है। कुर्सी मेज अगर है तो कुर्सी मेज पे बैठ के पढ़ो, वरना फिर हमेशा सीधे बैठ के पढ़ो। बिस्तर पे भी पढ़ रहे हो तो तुम्हारी जो बैकबोन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तो तुम्हारा मन जो होगा वो लगेगा पढ़ने में, ठीक है। कंसंट्रेशन तुम्हारी वहाँ से बढ़ेगी, तुम आलस करोगे, आराम करना चाहोगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। फिर मैंने एक चीज़ अभी बोली थी तुम्हें कि कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का कम से कम उपयोग करना है। चेक करने के लिए तुम यूज़ कर सकते हो, जैसे तुमने रफ पे कैलकुलेशन कर ली, अब तुम्हें मैच करना है कि मैंने जो कैलकुलेशन करी है वो सही है गलत, तो उसके लिए तुम कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमेशा तुम्हें शुरुआत में ही कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद मान लो तुमने टाइम टेबल बना लिया अच्छे से, 12 बजे तक तुम्हारी सारी पढ़ाई ख़त्म हो गई। अब कुछ लोग इसमें महान भाव ऐसे भी देख रहे होंगे जो 12 बजे के बाद फ़ोन चलाना शुरू करेंगे, और अगर 12 बजे के बाद तुम फ़ोन चलाना शुरू कर रहे हो, रील्स देख रहे हो या मूवीज़ देख रहे हो, तो पता चला 2 बज गया, 3 बज गया, और 3 बजे सो रहे हो, और फिर सुबह तुम्हें उठ करके पता चला कोचिंग जाना है या सुबह उठ करके तुम्हें स्कूल जाना है, तो फिर उसमें प्रॉपर एक अच्छी नींद नहीं हो पाएगी। तो कम से कम तुम्हें क्या करना है कि 5-6 घंटे की नींद अच्छे से लेनी ही लेनी है। मेरी मानो तो 12 बजे तक हर हालत में सो जाओ और सुबह 6 बजे हर हालत में उठ जाओ। इससे पहले सो सकते हो 11 बजे, बहुत अच्छी बात है, 11 बजे सो जाओ और सुबह 5 बजे उठ जाओ, बहुत बढ़िया टाइम है 11 से 5 वाला। अगर 11 से 5 नहीं हो पा रहा है तो 12 से 6 वाला तुम ले सकते हो, ठीक है। मतलब कम से कम तुम्हें जो 5 घंटे की जो नींद है, 5 से 6 घंटे की जो नींद है वो लेनी ही लेनी है। नींद अगर नहीं लोगे तो फिर तुम अगर कहीं क्लास में पढ़ रहे होगे या सुबह उठ करके पढ़ रहे होगे तो तुम्हें जमाई आएगी, बार बार नींद आएगी, तुम्हारा मूड फ्रेश नहीं होगा। तो इस वजह से नींद लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारा क्या है कि सुबह उठ करके तुम सुबह उठते हो, 20 मिनट का योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, एकाग्रता उससे तुम्हारी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। जिनको याद करने में दिक्कत होती, चीज़ें याद नहीं रहती, तो उनसे स्पेशली कहूँगा कि सुबह जब उठते हो तो कम से कम 20-30 मिनट, आधा घंटे तक तुम योगा कर सकते हो। अब योगा में जो भ्रामरी प्राणायाम जो होता है वो जो ऐसे करते हैं, ऐसे करके किया जाता है, वो कर सकते हो, या फिर अपने सामने दीवार पे एक पॉइंट बना सकते हो और ऐसे सीधे बैठ करके उस पॉइंट को कंटिन्यू देख सकते हो, या फिर पालथी मार करके बैठ करके और फिर उसके बाद ओम ऐसे बोल सकते हो। तो ये बहुत अच्छे हैं, इनसे मेडिटेशन, इनसे जो कंसंट्रेशन है वो बहुत बढ़ती है। मेरे खुद के द्वारा यूज़ किए गए हैं, मैंने खुद इनको फॉलो किया है, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम कर लो, या फिर अपने सामने दीवार पे थोड़ी दूरी पर एक पॉइंट बना लो और उस पॉइंट को देखो कंटिन्यू कुछ देर तक, ठीक है। तो उससे तुम्हारा क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। मतलब एक बिंदु पर हमें क्या करना है, ध्यान एकत्रित करना है, ध्यान लगाना है पूरी तरीके से, तो उससे तुम्हारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अच्छा और सुपाच्य भोजन करना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ठीक। योगा करोगे तो स्वास्थ्य ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा, तुम्हारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तुम जल्दी से चीज़ों को पकड़ लोगे, जल्दी से समझ आएंगी और ज़्यादा देर तक याद रख पाओगे, ठीक है। इसके बाद एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये सारे नियम जितने भी हैं इन सबको तुम्हें अच्छे से फॉलो करना है, अगर तुम्हें वो 95% नंबर चाहिए या अगर तुम्हें कोई एग्ज़ाम निकालना है तो। ये सारे नियम अगर तुमने फॉलो कर लिए तो मैं दावा करता हूँ, मैं 100% गारंटी लेता हूँ तुम्हारे 95% या 90% के ऊपर नंबर तुम्हारे आ जाएंगे, तुम कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, ठीक। अब इसके सिवा एक काम जो तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलना है वो ये कि इस वीडियो को जो तुम्हारे दोस्त हैं उनसे शेयर करो, ठीक है। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।